गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से आप लोग सभी को मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में हृदय से स्वागत है। और आप लोग सभी देख रहे हैं मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस, और इसमें आज हम लोग पुनः जो वीडियो लाए हैं वह है क्लास 7 का विषय हमारी विरासत, जो कि सामाजिक विज्ञान के इतिहास नामक बुक से आता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 2, जो नए राजा और राज्य नामक जो पाठ है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग जानकारी लेंगे भाग 3 में। चूंकि यह चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लंबी है, तो इसको हम लोग विभिन्न भागों के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग भाग 2 में चर्चा किए थे चोल वंश का, ठीक है। और चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे, आप लोग इसको याद रखेंगे। और राजराज प्रथम जो थे वो चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने जो है पूरा दक्षिण भारत, श्रीलंका का उत्तरी भाग जो है, मालदीव जो है, उस पर अपना अधिकार स्थापित किए थे। और उनका जो बेटा था राजेंद्र प्रथम, ठीक है, उनसे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और वह पूरे श्रीलंका पर जो है स्थापित करके इधर जो जावा सुमात्रा नामक जो देश है उस पर भी अपना शासन स्थापित किए थे। और हम लोगों ने भाग 2 में तत्कालिक झारखंड के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। चूंकि झारखंड जो है वह उस समय गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के ठीक जस्ट बीच में पड़ता था। और कहीं ना कहीं हम लोग उस तीनों वंशों का जो है झारखंड पर कुछ न कुछ थोड़ा सा प्रभाव पड़ा ही। और इसमें हम लोग नागवंशियों का भी उदय हुआ था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग भाग 3 में पढ़ेंगे चोल प्रशासक। क्योंकि चोल वंश जो था वो पूरे दक्षिण भारत में, भारत का जो इलाका है, हम लोग देख रहे हैं कि भारत का हम लोग सिर्फ नीचे वाला भाग हम लोग बनाया है, दक्षिण भाग बनाया है। और इसी दक्षिण भाग में चोल वंश का जो है वह शासन चलता था। तो इसमें वो देखेंगे कि चोल प्रशासक यानी चोल वंश के जो राजा थे वह किस प्रकार से अपना प्रशासन चलाते थे। चोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ इसके प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की थी। चूंकि यह बहुत बड़ा एरिया जो है चोल वंश के अंतर्गत में आता था, तो इसीलिए इसकी प्रमुख व्यवस्था भी यानी कैसे शासन चलाया जाए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, यानी राजा ही जो है केंद्रीय प्रशासन का, यानी राजा ही प्रमुख अधिकारी होता था। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वह राजा होता था, ठीक है, राजा होता था। यानी राजा ही जो है वह सारे चीजों को अपने अंडर में, नियंत्रण में रखता था। उसके अधिकार असीमित थे, यानी राजा जो थे वो उसका अधिकार जो असीमित था, यानी वो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है, जो उसके दिमाग में आ गया। पहले में जो राजतंत्र था उसमें राजा को जो दिमाग में आ गया वो उन लोग करते थे, उस पर कोई बंदिश नहीं लगती थी। आजकल के जैसा कि अगर एक तरह से मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है या हमारे गांव के मुखिया भी है या जिला प्रशासन के कोई भी है, अगर वो गलत काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, ठीक है, आंदोलन करते हैं कि नहीं, अगर गलत कार्य हो रहा है तो उस समय ये नहीं था। अगर राजा के दिमाग में जो आ गया कि भाई ये चीज करना है तो उसको विरोध करने वाला कोई नहीं होता था। यानी वह एक तरह से समझिए कि वह सर्वोसर्वा ही होता था। युवराज को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यानी युवराज जो है वो राजा के बेटे को कहा जाता था, है ना, राजा के बेटे को। अब यहाँ पर याद रखना है कि हर राजा के बेटे को युवराज नहीं कहा जाता था। यानी युवराज वो होता था जो आने वाले जब मुख्य राजा जो होते थे वो किसी को युवराज घोषित करते थे। और जब वो राजा किसी वजह से मर जाते थे या फिर वो अपना जो है राजा नहीं, ये शासन करने में सक्षम नहीं होते थे, तो जो युवराज होते थे वही राजा का ये कहा जा सकता है कि वही जो है राजा का प्रबल दावेदार होता था।
ठीक है, युवराज ही। यानी जब राजा किसी तरह से मारा गया या मर गया या वह राज्य संभालने में असमर्थ है तो युवराज को ही पदेन राजा के रूप में उसको चयनित करके चुनाव किया, मतलब वो वही युवराज ही वह राज्य का कार्यभार संभालता था। युवराज को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। राजा मंत्रियों एवं अनेक पदाधिकारियों की सहायता से शासन चलता था। यानी जिस तरह से भारत देश को चलाने के लिए विभिन्न मंत्रियों, जैसे मुख्यमंत्री हो गया तो उसके नीचे मंत्री है, उसके नीचे संतरी है, और इस तरह से जो है शासन चलता था। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। यानी जो आप चोल वंश देख रहे हैं उसको 6 भागों में जो है विभक्त किया गया था, जिसे मंडलम कहा जाता है। यानी चोल साम्राज्य को 6 भागों में विभक्त किया गया जिसे मंडलम कहा जाता था। जैसे भारत देश को चलाना है तो उसको राज्य में विभक्त किया गया है, राज्य को चलाना है तो उसको जिला में विभक्त किया गया है, जिला को चलाना है तो उसको जो है प्रखंड में विभक्त किया गया है, प्रखंड को चलाना है तो पंचायत में विभक्त किया गया है, पंचायत को चलाना है तो उसको जो है गांव में विभक्त किया गया है, गांव को चलाना है तो वार्ड विभक्त किया गया है कि नहीं। उसी तरह से चोल शासन को जो है वह 6 भागों में, चोल साम्राज्य को 6 भागों 6 प्रांतों में बांटा गया था। इसको भाग को जब आप प्रांत भी कह सकते हैं, 6 प्रांतों में, ठीक है, 6 भागों में 6 प्रांतों में बांटा गया था, और जिसे हम लोग क्या कहते थे, मंडलम। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रांतों का प्रशासन राजघराने से संबंधित व्यक्ति को दिया जाता था। यानी जो महत्वपूर्ण प्रांत होता था उसमें राजघराने के जो सदस्य होते थे, चाहे वो युवराज होता था या प्रमुख जो व्यक्ति होता था, वही वहां पर शासन चलाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार है। तो जैसे कि पहले राज्य है, चोल राज है, तो चोल राज को क्या चीज में विभक्त किया गया, मंडलम में। ठीक है, चोल शासन को जो है, राज्य को जो है वह मंडलम में जो है विभाजित किया गया, मंडलम को नाडु में, ठीक है, और फिर नाडु को जो है कुर्रम में, ठीक है, कुर्रम को यानी कोटकम, कुर्रम को ही कोटकम कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य को मंडल में, मंडल को नाडु में, नाडु को कुर्रम में, ठीक है, इस सब में विभक्त किया गया था। क्लियर? इसको आप लोग पॉज करके जो है वीडियो को रोक कर आप लोग इसको उतार लेंगे। यह चोल प्रशासक में थे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन, यानी राज्य जो है वह मंडल में बटा हुआ था, मंडल जो है नाडु में, नाडु जो है वो कुर्रम में। यानी एक तरह से कहा जाए तो राज्य जो था वो मंडलम यानी जिला, जिला से यह ब्लॉक होगा, कुर्रम जो है उस गांव को या उस पंचायत को कहा जाता होगा, है ना। यानी कुर्रम को मिला के नाडु बना, नाडु को मिला के मंडलम बना, मंडल को बना के यह चोल साम्राज्य बना। अब यहाँ पर देखते हैं स्थानीय स्वशासन, यानी चोल वंश का जो है स्थानीय स्वशासन कैसा था। जिस तरह से अभी हम लोग स्थानीय स्वशासन क्या है, पंचायती राज है ना, जिसमें पंचायत में मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य है, वार्ड सदस्य हैं, है ना, जिला पार्षद है ना, तो ये सभी मिलकर जो है राज्य को चलाते हैं। मुख्यमंत्री है, मंत्री है, विधायक है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ का स्थानीय स्वशासन, स्व मतलब नहीं, शासन यानी अपने द्वारा जो शासन चलाया जाता था चोल साम्राज्य में, वह किस टाइप का था। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन चोल वंश का। ठीक है, चोलों के स्थानीय स्वशासन की प्रणाली अनूठी थी। अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। यानी चोल साम्राज्य का जो स्थानीय शासन था वह किसी और राज्य में देखने को नहीं मिलता है जितना अच्छा व्यवस्था चोल साम्राज्य में देखने को मिलता है। चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को वारियम कहा जाता था।
यानी चोल शासकों के स्थानीय प्रशासन को, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था को वारियम, ठीक है, ये याद रखिएगा, वारियम कहा जाता था। ठीक है, यह व्यवस्था समिति व्यवस्था पर आधारित थी। चोल अभिलेखों में तीन प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख है। ये थे, है ना, 3 प्रकार के ग्राम सभा, 3 प्रकार के ग्राम सभा, और वो कौन कौन थे? उर, ठीक है, सभा और नगरम, ठीक है, यानी 3 प्रकार के ग्राम सभा थी। एक थे उर, है ना, तो उर क्या है? गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। उर हो गया गांव वालों की ग्राम परिषद, है ना, उर गांव वालों की ग्राम परिषद, यानी गांव वाले का क्या हो गया? उर, ठीक है। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी, यानी गांव वालों की सभा उर होती थी, और सभा या महासभा, ठीक है, जो सभा या महासभा जो होती थी वह वरिष्ठ ब्राह्मणों की थी। वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा, वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा को जो है सभा या महासभा कहा जाता था। चोल अभिलेख में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य के लिए हुआ था, और नगर किसको कहा जाता था? व्यापारिक, ठीक है, जहां व्यापार होते थे, व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य, यानी जहां व्यापारिक कार्य होता था तो जाहिर सी बात है कि जहां व्यापारिक केंद्र होते थे वह जगह जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध होता था, वहां की चहल पहल जो थी वो बहुत ही अच्छी होगी, इसीलिए उसको नगर भी कहा जाता है। आज भी हम लोग देखते हैं नगर की बात करते हैं तो नगर का मतलब क्या हो गया कि वहाँ सारी सुख सुविधा है ना, वहां पर व्यापार के हर क्षेत्र जो है वहाँ उपलब्ध है। तो एक तरह से चोल वंश का ही हम लोग थोड़ा सा ले सकते हैं कि चोल वंश में जो नगर होते थे वो आजकल के हमारे जो नगर हैं वैसे ही होते होंगे, जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभा या महासभा जो है वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा को कहा जाता था, और उर जो होते थे वो गांव वालों की ग्राम परिषद को कहा जाता था। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है इसको आप लोग उतारेंगे, ठीक है। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का सहायता के लिए मध्यस्थ नामक कुछ वेतन भोगी कर्मचारी होते थे, और यह ग्राम जो सभा चलती थी वहां पर कर्मचारी का भी नियुक्त किया जाता था। जैसे अभी हम लोग का गांव में भी जो है कर्मचारी लोग जो है कार्य करते हैं, ठीक है, तो वह सरकारी होते थे, यानी राजा की तरफ से वो कर्मचारी जो है गांव के चीजों को, गांव को, प्रशासन को चलाने के लिए जो है कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। गांव पर ये मध्यस्थ नामक कुछ वेतन भोगी कर्मचारी होते थे। केंद्रीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, कर वसूलना, अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर और सिंचाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होती थी। आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे कि ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा मतलब उर, है ना, ग्राम सभा के कार्य। तो ग्राम सभा के क्या क्या कार्य थे? तो ग्राम सभा के कार्य थे क्या कि केंद्रीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, जो केंद्र के द्वारा यानी राजा के द्वारा जो अधिकारी ग्राम में आते थे तो उसको सहायता करना है ना, केंद्रीय अधिकारियों की सहायता करना, यानी जो भी वो कार्य करने के लिए गांव में आते थे उसकी सहयोग करना, यह ग्राम सभा का कार्य था। दूसरा था कर वसूल करना,
यानी ग्राम सभा जो थी वह कर वसूल करके जो है वसूलना, कर वसूल करके जो है वो राजा को देते थे। उसके बाद हो गया अपराधियों को दंडित करना। जो अपराधी थे, चोर लोग थे या जो गलत काम करते थे, उसको भी दंडित करने का कार्य जो थी वह ग्राम सभा करती थी। यानी अगर विद्यालय की स्थापना करना है या शिक्षा जगत में कुछ भी करना है तो वह उसका ग्राम सभा का ही कार्य होता था। मंदिर का निर्माण करना है वह ग्राम सभा का ही कार्य होता था। सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो सिंचाई की व्यवस्था भी जो है वह ग्राम सभा ही करती थी। ठीक है, तो ये सारी जिम्मेवारियां जो थी वह ग्राम सभा की थी। ग्राम सभा के कार्य क्या कहते हैं, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय अधिकारियों की सहायता करना, कर वसूलना, अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य होना है ना। उसके बाद मंदिर जैसे शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति हो गया, विद्यालय का निर्माण हो गया, विद्यालय की साफ सफाई, विद्यालय का व्यवस्था करना, ये सभी ग्राम सभा का कार्य था। मंदिर बनाना या मंदिर की साफ सफाई करना, वहाँ की विधि व्यवस्था को देखना, ये सभी ग्राम सभा के कार्य थे। सिंचाई की व्यवस्था करना, यानी जो हम लोग फसल है उसकी सिंचाई कैसे हो, किस ढंग से हो, इसका भी जो है निगरानी जो है वो ग्राम सभा ही करती थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चोल राज्य को भूमि और व्यापार कर से राजस्व प्राप्त होता था। इस कर का एक भाग राजा के लिए रख दिया जाता है। यानी भूमि और व्यापार से जो राजस्व प्राप्त होता था, याद रखना है राजस्व मतलब टैक्स, है ना। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लेंगे, ठीक है। यानी राजा को जो है वो टैक्स कैसे मिलता था, दो वजह से, ठीक है। राजा को टैक्स जो है अपने शासन को चलाने के लिए, वेतन अधिकारियों को वेतन देने के लिए, राज्य जो है अपना खर्च चलाने के लिए, खर्च जो है चलाने के लिए वह दो तरह से लेती थी। एक हो गया भूमि कर, यानी जो किसान लोग होते थे, कर जो है जो किसान लोगों जो भूमि टैक्स होता है ना, वो भूमि से लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था। और दूसरा हो गया व्यापार कर, यानी जो व्यापारी लोग आते थे या व्यापार करते थे उनसे टैक्स लिया जाता था, है ना, कर लिया जाता था। और उसका एक भाग राजा के लिए रख दिया जाता था। दूसरे भाग का सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सड़क, यानी एक भाग जो है वो राजा के पास चला जाता था, इससे जो टैक्स आता था एक भाग चला गया राजा के भाग, और एक भाग जो है वो रख लिए, इसको दो भाग कर दिया जाता था। अगर देखा जाए, मान लीजिए कि अगर टैक्स में 10 रुपया आया तो 5 रुपया राजा को दे दिया गया और 5 रुपया जो है स्वयं रखा जाता था। और इससे क्या किए जाते थे, सार्वजनिक कार्य। तो सार्वजनिक कार्य जो है वो किए जाते थे। आगे सार्वजनिक कार्य क्या किए जाते थे, जैसे कि सड़क बनाना, ठीक है, तालाब बनाना सिंचाई के लिए, राज्य कर्मचारियों को वेतन देना, ठीक है, कर्मचारियों को वेतन देना, वो आधा भाग में होता था, ठीक है, वेतन देना, सेना का खर्च वहन करना, सेना का खर्च वहन करना, चाहे वो जल सेना हो या थल सेना हो, उसको इसी आधे भाग में ही दिया जाता था। मंदिरों का निर्माण का खर्च हो गया, मंदिरों का निर्माण खर्च, ये सभी एक भाग जो टैक्स लिया जाता था उसके आधे भाग से जो है ये सारे कार्य किए जाते थे। चोलों की स्थानीय सेना में, देखिए स्थानीय सेना में ये तो हो गया टैक्स का। अब हम लोग आ जाइए सेना, ठीक है। तो सेना में जो थे वह अस्थाई सेना में पैदल सेने वाले थे, पैदल सेना भी थे। गजारोही, गजारोही मतलब हाथी वाले सेना, जो हाथी में चढ़कर चलाते थे। अश्वारोही, अश्वारोही मतलब हो गया जो अश्व वाले, अश्व मतलब घोड़ा, जो घोड़ा वाले सेना थे। आधे सैनिक शामिल थे, यानी सेना तीन तरह से होती थी। एक सेना जो पैदल चलती थी, दूसरा गजारोही हाथी में चढ़ के चलते थे सैनिक लोग, और कुछ जो सैनिक थे वो घोड़े, जिसको अश्वारोही सेना भी कहा जाता है।
इसके पास एक बड़ी नौसेना भी थी, यानी चोल शासक के पास क्या थी? नौसेना, जो नाव में रहती थी, है ना, जल सेना भी कहा जाता है। चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले नायक या सेनाध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। यानी चोल शासन में सेना की टुकड़ी, जो सेना की टुकड़ी होती थी, जो सैनिकों का एक समूह होता था, उस सेना के नायक तथा सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? महादंड नायक। अगर आप लोग बाहुबली पिक्चर आप लोग देखेंगे तो उसमें जो माहिष्मती की जो महारानी है वो दंडनायक का जो है वो जिक्र करती है। तो दंडनायक का मतलब हो गया सेना का प्रमुख अध्यक्ष या सेनाध्यक्ष, ठीक है, उसको कहा जाता था महादंड नायक। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के जो है इतने सारे चीजों को आप लोग पॉज करके जो है उतार लेंगे और इसे दिमाग में याद रखेंगे, क्योंकि इतिहास जो है वह थोड़ी सी स्मरण याद करने जो है करके आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, याद करना ही पड़ेगा आपको। और तब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चोल वंश के कलात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है आप लोग यहाँ पर एक मूर्ति देख सकते हैं, यह कांस्य की मूर्ति है, जो कि चोल कांस्य प्रतिमा है, यानी चोल वंश में ये जो है कांसा की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि चोलों में ब्राह्मण एवं बल्लाल, ठीक है, शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामी का सर्वोच्च स्थान था। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों में वलेंगे यानी दक्षिण भुजा तथा इडेंगी वाम भुजा थे। दक्षिण भुजा जातियां मुख्यतः कृषक एवं श्रमिक जातियां थी तथा वाम भुजा वर्गीय जातियां हस्तशिल्पकारों या दस्तकारों की थी। दास प्रथा का भी प्रचलन था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं चोल साम्राज्य का स्थानीय प्रशासन। अब हम लोग देखेंगे कि चोल वंश में जो है किस तरह का कलात्मक विकास हुआ। और तब तक जो है सभी मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे, ताकि अन्य बच्चे जो है इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।